हेलो जी, दिस इज इज़ान। वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसकी क्या अहमियत होती है और उसको क्यों पढ़ना चाहिए, उसमें से क्या चीज़ें हमें पता लगती हैं और उससे क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, वो हमारे किस तरह काम आ सकती है। तो सबसे पहले अगर हमें ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए तो हम कोई भी स्टॉक सर्च करेंगे यहाँ पर आकर। ये इनके इन दिस केस मैंने इंडस मोटर्स को सर्च किया हुआ है। आप इसके यहाँ पर अनाउंसमेंट्स में जाएंगे और कोई भी फाइनेंशियल रिजल्ट, लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट खोल लेंगे। इसकी पीडीएफ आप ओपन कर लेंगे। अब ये 9 मंथ्स का फाइनेंशियल रिजल्ट है और क्वार्टर एंड जो कि 31 मार्च को हुआ है उसके फाइनेंशियल रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये पूरी खोल ली है स्टेटमेंट। अब इसके बाद अगर नीचे जाएंगे तो आपके पास कंडेंस इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नजर आएगी। इसी तरह मैंने एक और स्ट्रिप की भी खोली हुई है, कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड की भी खोली हुई है, ताकि हम साइड बाय साइड इनको एनालिसिस कर सकें। तो यहाँ पर यह भी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मेंशन्ड है। तो इंडस मोटर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस में हमारे पास होता क्या है। तो कंपनी के जितनी भी एसेट्स और कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं ये इसमें लिस्टेड होती हैं। मतलब कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, प्लांट हो, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर्स हो, इंटेंजिबल एसेट्स हो, कंपनी ने किसी को कोई माल बेचा हो और उसे वहां से कैश आना हो, वो भी आपके पास एसेट्स में आ जाता है। आपके कंपनी के बैंक में कोई पैसे पड़े हो, वो भी कंपनी के एसेट्स में डिक्लेयर होते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो एक तो एसेट्स को डिक्लेयर करती है और लाइबिलिटीज को डिक्लेयर करती है। अब लाइबिलिटीज, कंपनी ने लॉन्ग टर्म कोई लोन लिए हुए हैं बैंक से, या शॉर्ट टर्म कोई लोन लिए हुए हैं, या कोई भी और लोन कंपनी ने लिया हुआ है, या कंपनी पे ट्रेड, किसी को कंपनी ने पैसे देने हैं, किसी और कंपनी को किसी और कंपनी को इस कंपनी ने पैसे देने हैं, वो भी यहाँ पर शो होंगी। तो बेसिकली मोटा मोटा आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज की टोटल जो डिस्कशन हो रही होती है वो इस स्टेटमेंट के नीचे होती है, जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये हेडिंग्स आपको सेम मिलेंगी। जिस तरह के एसेट्स है, एसेट के अंडर आपको नॉन करंट एसेट्स नज़र आ रहे हैं, देन उसके अंदर एक सब हेडिंग करंट एसेट्स की भी है। इसी तरह टोटल एसेट्स आखिर में आपके पास इक्विटी के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। देन आपके पास लाइबिलिटीज़ एक मेन हेडिंग है, उसके अंदर जो पहली हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, एंड दूसरी हेडिंग आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ है। एंड आखिर में टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब इसमें हम सिर्फ मेजर मेजर चीज़ें पढ़ रहे होंगे कि हमने इसमें क्या क्या अपने एनालिसिस जब भी करना है कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले हमने देखना होता है कि कंपनी के एसेट्स ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। दूसरा हमने देखना होता है कंपनी की लाइबिलिटीज कम हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर तो एसेट्स भी ग्रो हो रहे हैं, लाइबिलिटीज भी कम हो रही हैं, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ होती है हम इसको कहते हैं करंट रेशो। करंट रेशो हम कैलकुलेट करते हैं, ये एक रेशो होती है जिससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल लिक्विड पोजीशन पता लगती है कि कंपनी पे लेट्स से कि अगर इसने शॉर्ट टर्म जितने भी लोन्स लिए हुए हैं, अगर उसको वो शॉर्ट टर्म लोन्स उसी वक्त अदा करने पड़ जाए, तो क्या कंपनी के पास इतना कैश है, या क्या कंपनी इस एलिजिबल है कि कंपनी इन लोन्स को अदा कर पाए। तो अब ये देखते हैं। सबसे पहले अगर हम नॉन इस कंपनी का जो कि इंडस मोटर है इसके एसेट्स में जाएंगे, पहली नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग मिलेगी और दूसरी करंट एसेट्स की हेडिंग मिलेगी। अब करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दो अलग तरह के एसेट्स होते हैं, और इसमें फ़र्क ये होता है कि जो करंट एसेट्स होते हैं वो आपको विद इन 1 ईयर क्लियर करने होते हैं। कंपनी ने, मतलब विद इन 1 ईयर कंपनी उसको बेच के लिक्विडेट कर सकती है। और जो करंट लाइबिलिटीज होती हैं वो विद इन 1 ईयर कंपनी ने वापस करनी होती हैं। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएंगी। इसी तरह जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो होते हैं कंपनी की लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स, आप समझ लें। जिस तरह आपकी कंपनी की प्रॉपर्टी होगी, प्लांट हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, आपकी कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर्स खरीदे हो या वो हो गए। जिस तरह एक एग्जांपल ले, अगर बैंक
है। बैंक एक कंपनी है, मिज़ान बैंक को समझ लें, तो उसके नॉन करंट एसेट्स में क्या होगा? उसने जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स लिए हुए हैं वो उसके नॉन करंट एसेट्स में हो जाएंगे। उसकी जो बैंक की ब्रांचेस उन्होंने ली हुई है, जो प्रॉपर्टी उन्होंने ली है, वो उनके नॉन करंट एसेट्स हो जाएंगे। उसकी जो बैंक के अंदर डेस्क यूज़ होते हैं, चेयर्स यूज़ होती हैं, वो नॉन करंट एसेट्स होंगे। और जो करंट एसेट्स होंगे वो होंगे कि बैंक कोई इस तरह के एसेट्स उसके पास जो 1 साल के अंदर अंदर वो बेच के लिक्विडेट कर सकता है। तो ये होती है करंट एसेट्स। लेट्स से कि अब करंट एसेट्स जिस तरह के एक टेक्सटाइल मिल के क्या हो सकते हैं करंट एसेट्स, कि उसके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है और वो इन्वेंट्री उसके पास रखी है, वो उसको बाद में बेच सकती है, मतलब विद इन 1 ईयर उसको लिक्विडेट कर सकती है, तो वो उसके करंट एसेट्स, उसकी इन्वेंट्री की जितनी भी वैल्यू है वो उसके करंट एसेट बन सकती है। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि आपको करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो करंट का मतलब बस ये आपने समझ, जब भी करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज की बात आए तो आपने विद इन 1 ईयर को याद रखना है कि विद इन 1 ईयर करंट एसेट्स आप लिक्विडेट कर सकते हैं, और करंट लाइबिलिटीज ये है कि आपने विद इन 1 ईयर वो लाइबिलिटीज अदा करनी है। नॉन करंट एसेट्स आप विद इन 1 ईयर वो एसेट्स लिक्विडेट नहीं कर सकते, और नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब आपने लॉन्ग टर्म में ये लाइबिलिटीज को अदा करना है। अब यहाँ पे एसेट्स के नीचे नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में हम आते हैं, और सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 पीरियड ऑफ टाइम नज़र आ रहे हैं। चूँकि हमने यहाँ पर देखा है कि ये जो रिपोर्ट है ये मार्च 31 की रिपोर्ट है, जो क्वार्टर एंड हुआ था मार्च 31 2025 का। तो जिस तरह के आपको पता है एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, और हर क्वार्टर कंपनी, हर क्वार्टर के बाद एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश करती है, और उसी फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं। तो ये मार्च 31 2025 की अनऑडिटेड ये फिगर्स हैं, और ये जून 30 इसी पीरियड, इसी साल, पिछले साल इसी पीरियड में कितना इसने क्या क्या एसेट्स जनरेट किए थे, क्या लाइबिलिटीज थी, ये आपको पिछले साल का डाटा यहाँ पे मिल रहा है। मोस्ट जो प्रीवियस ईयर का डाटा होता है वो मिल जाता है। इसी तरह आप नॉन करंट एसेट्स में देखेंगे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। अब यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हुई है। अब यहाँ पे आपके प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, उनके वैल्यू डिक्रीज हुई है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जितनी कंपनी के प्लांट्स पुराने होते जाएंगे उतनी उनकी वैल्यू गिरती जाएगी, लेकिन कंपनी के एट द सेम टाइम अगर प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जो नेट यहाँ पर देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। तो इससे हमें देखने को मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले कंपनी के जो प्लांट्स इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो कम हुई है। अब इसको कंपनी ने डिटेल में मेंशन किया है, यहाँ पे नोट के सेक्शन में आपको नजर आ रहा होगा, ये डिटेल नोट नंबर 4 में मेंशन किया हुआ है, जो कि आपको कंपनी की ट्रांसमिशन रिपोर्ट में मिल जाएगा। अब हर फाइनेंशियल रिजल्ट के बाद कंपनी एक ट्रांसमिशन रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, जो उसकी कंपनी की एक्चुअल किताब होती है, जो एक डिटेल्ड ओवरव्यू आपको दे रही होती है। अब ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, 26 पेजेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट है। अब यहाँ पर आप नोट नंबर 2 को ढूंढेंगे तो आपको वो नोट नंबर 2 के अंडर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमने नोट नंबर 2 के अंदर यहाँ पे क्या मेंशन किया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसके अलावा नोट नंबर 4 में यहाँ पे कंपनी ने, अगर मैं आपको दिखाऊं भी, तो नोट नंबर 4 में आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे नोट नंबर 8 है। अब यहाँ पर आप ऊपर जाएंगे, नोट नंबर 6 है। देन आपके पास ये नोट नंबर 4 है। अब यहाँ पे कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स की मजीद डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि टोटल इतना डिक्रीज हुआ है, जो हमने वहाँ पे भी पढ़ा कि ये डिक्रीज हुए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने मेंशन आगे किया है उसको भी डिटेल में, 4 के आगे 4.1, then 4.2, 4.2.1, then 4.2.2, then 4.3। अब यहाँ पर इन्होंने 4.1 में मेंशन किया है कि 4 में मेंशन एक ओवरव्यू दिया हुआ है। अब ये 4.1 में इसको पहले फिगर को एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आपका क्या डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग एसेट्स, अब जितने भी ऑपरेटिंग एसेट्स हैं जिससे आपका कोर बिजनेस चल रहा होता है ऑपरेशंस का, वो आ जाते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स के अंदर, मतलब कि आपकी मशीनरी हो गई एंड एक्सेट्रा। तो वो उनकी वैल्यू कम हुई है, जिसकी वजह से हमें पता लग गया कि अब जो है
ये वजह है कि आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये डिक्रीज देखने को मिला है। आगे इन्होंने 4.2 में मेंशन किया है डिटेल्स ऑफ एडिशनल एंड डिस्पोजल्स ड्यूरिंग द पीरियड। कोई इन्होंने मतलब इस दफ़ा कोई डिस्पोजल्स नहीं हुए, वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। 4.2.1, अब यहाँ पे इन्होंने इसकी डिटेल मजीद यहाँ पे दी हुई है। अच्छा खैर, इन्होंने ये इसकी डिटेल दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने से सारी डिटेल्स दी हैं कि आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में आपके पास कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, आपके ऑफिस का इक्विपमेंट क्या है, वो उसमें उस वो भी एक डेप्रिसिएशन एसेट होता है, डेप्रिसिएटिंग एसेट होता है। जाहिर सी बात है, एक कुर्सी की प्राइस आज जितनी है वो एक साल बाद नहीं होगी। कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड एक्सेसरीज डिपेंड करता है मार्केट पे। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की प्राइस भी डिक्रीज हुई है। देन आपके पास मोल्ड्स रिलेटेड मशीनरी की प्राइस भी डिक्रीज हुई है, यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पर आपके बिल्डिंग्स एंड लीज होल्ड लैंड की प्राइस भी डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पर आपको इसलिए नेट डिक्रीज देखने को मिला है। अच्छा, तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि आपको नोट में आगे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कंपनी की। नोट नंबर 4 में, अब लेट्स से ये नोट नंबर 5 है, तो इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर एसेट्स आपके कम हुए हैं। 2026 2024 में आपके 26 समथिंग एसेट्स थे एंड 2025 में आपके 24 समथिंग एसेट्स थे। अब आपको ये पूरी फिगर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे आगे 3 जीरोस भी लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आगे मज़ीद 3 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको। तो आपने सिर्फ फर्स्ट कॉमा से पहले वाली फिगर्स देखनी है। और आगे अगर आप देखें तो आपके करंट एसेट्स यहाँ पर सोर्स एंड स्पेयर्स में ये वो भी डिक्रीज हुए हैं। स्टॉक इन ट्रेड आपका इंक्रीज हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है। एक इंडस मोटर यानी कि एक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी के लिए स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है कि जितनी गाड़ियाँ उसकी बिक चुकी हैं, उससे उसको जितना पैसा आना है, वो इसका स्टॉक इन ट्रेड होता है। तो मतलब पिछली दफ़ा से ज़्यादा इसको अब पैसा आना है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मतलब कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, इधर से भी हमें पता लग गया है। और कंपनी की डिमांड बढ़ गई है। अगर इस पे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का फिल्टर लगा लें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि चूंकि आजकल इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं और कंपनी की जो कार्स बनाने वाली कंपनी है उनकी डिमांड बढ़ रही है, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, लोगों की बाइंग पावर इंक्रीज हो गई है इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। तो इसलिए इस कंपनी की सेल्स में भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक वैलिड रीजन है। आगे आप देखेंगे मजीद आपको यहाँ से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप इसको लाइन बाय लाइन मैं आपको समझा नहीं सकता है सारी चीज़ें, क्योंकि ये हर कंपनी की डिफरेंट होगी। इसी तरह यहाँ पे शॉर्ट टर्म रीपेमेंट्स हैं, प्री पेमेंट्स जो कंपनी ने पहले कर दी हुई हैं। अदर रिसीवेबल्स हैं, कंपनी ने अदर रिसीवेबल्स कहीं और से रिसीव करनी है, या कैश वो भी कंपनी अपने एसेट्स में डिक्लेयर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी तो ये चीज़ें आपके पास मेंशन होती हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट और एसेट्स वाली जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उसमें फ़र्क ये होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब कंपनी के पास एक एसेट नहीं होता, वो उसको भी एज अ एसेट कंसिडर कर रही होती है। मतलब कि कंपनी ये चीज़ें रिसीव करनी है, मतलब इसका कैश अभी उसके पास आना है, लेकिन कंपनी उसको अभी भी एज अ एसेट कंसिडर कर रही है। जस्ट लाइक कि आपके पास आपने एक गाड़ी खरीदी है और कंपनी को आपने गाड़ी की पेमेंट बाद में करनी है। अब चूंकि आपने गाड़ी की बुकिंग करवा ली हुई है, लेट्स से कि कंपनी को आपने बाद में पेमेंट करनी है, तो वो जो बाद में पेमेंट करने वाली है आपने, वो कंपनी उसको अपने एसेट्स में डिक्लेयर कर रही होगी। लेकिन जब आप उसको पेमेंट कर देंगे एक्चुअली, तो वो कंपनी के कैश फ्लो में आएगी और कैश इनफ्लो में आएगी। खैर, जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का नहीं पता, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसके बाद हम मज़ीद कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी वीडियो बनाएंगे, पीएनएल स्टेटमेंट की भी बनाएंगे। इस तरह कैश एंड कैश बैलेंसेस भी कंपनी के करंट एसेट्स में होते हैं, जो कंपनी एक साल के अंदर इसको निकलवा भी सकती है, इसको लिक्विडेट भी कर सकती है, एक्सेट्रा। तो करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं आपके, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि आपकी करंट एसेट्स, मतलब कि जो आप एक साल के अंदर अंदर लिक्विडेट कर सकते हैं जो एसेट्स, वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स भी इंक्रीज हुए हैं।
तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के क्या पता लगता है कि आपकी कंपनी एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, कि इसके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता कि जिस रेट से एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, क्या उस रेट से लाइबिलिटीज एटलीस्ट कांस्टेंट रही हैं, या लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई हैं, या लाइबिलिटीज इंक्रीज तो नहीं होगी उस रेट से भी ज्यादा। तो वो आगे हम देखेंगे। अच्छा, आगे लाइबिलिटीज में हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज हमने पहले ही बता दिया है कि होता क्या है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन, यहाँ पर 6 नंबर नोट में इसकी भी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप किताब खोल के 6 नंबर नोट में जाकर यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म लोन की डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर 6.1 यहाँ पर मेंशन हुआ है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मजीद आपने जो लॉन्ग टर्म लोन है वो आपका कम हुआ है, इसका मतलब कंपनी साथ साथ लोन की रिपेमेंट भी कर रही है। पिछले साल के मुताबिक आपका लॉन्ग टर्म लोन कम हो गया, मतलब कंपनी साथ रीपेमेंट कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक और पॉजिटिव फैक्टर हमें मिल गया। करंट लाइबिलिटीज़ में अगर बात करें तो आपके पास मजीद करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, जितना लोन पड़ा हुआ है आपके पास, करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू, अगेन आपके पास जितना डेफर्ड रेवेन्यू की वैल्यू पड़ी हुई है वो भी आपके पास। यहाँ पे अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो आपने डिविडेंड अभी देना है और आपने शेयर होल्डर्स के बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। वो भी कंपनी एज अ लाइबिलिटी ले रही होती है, क्योंकि कंपनी के अकाउंट से वहाँ पैसा जाना है और कंपनी किसी को वो पैसे देने हैं, तो इसलिए वो इसको कंपनी लाइबिलिटी में कंसीडर कर रही होती है। इसी तरह अनपेड डिविडेंड्स में भी आपको यही सीन है। रेड एंड अदर पेएबल्स, जो आपने किसी और को पे करने हैं किसी कोई एग्रीमेंट के तहत, वो भी यहाँ पे मेंशन है। वारंटी ऑब्लिगेशन, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट ये है नोट नंबर 7 में वारंटी ऑब्लिगेशंस का आपको पता चलेगा। यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। मजीद अगर आप आगे जाएंगे, टैक्सेशन, आपके पास कितना टैक्स देना है आपने, वो भी आपको लाइबिलिटीज में मेंशन है। तो ओवरऑल हमने देखा है कि आपकी करंट लाइबिलिटीज जो हैं, वो टोटल करंट लाइबिलिटीज भी आपके पास इंक्रीज हुई हैं, जो कि एक बुरी बात है। तो अगर हम 89 को और 78 को माइनस कर दें तो हमारे पास 11 बच के आता है। तो इसका मतलब है, ये सिंपल मैथ्स आपको बता रहा हूँ, मतलब बहुत आसान मैथ्स आपको बता रहा हूँ। 11 की फिगर आप बस देख लें, मतलब आगे आगे वाली वैल्यूज को इग्नोर कर दें। इसका मतलब ये 11 से इंक्रीज हुई है आपके 78 में 11 का इंक्रीज आया तो 89 बना है। अब इसी तरह एसेट्स को अगर आप देखें तो 163 जो आपके टोटल एसेट्स थे और 145, मतलब आपके टोटल लाइबिलिटीज जो थी, सॉरी पिछले साल के टोटल एसेट्स और इस साल के टोटल एसेट्स को माइनस कर दें तो आपके पास 18 निकल के आता है। इसका मतलब है आपकी जो एसेट्स हैं वो कंपेयर्ड टू आपकी लाइबिलिटीज ज़्यादा ग्रो हुए हैं। अगर तो ये वैल्यू 11 से कम होती, 9 होती समथिंग, तो हमें पता लगता कि आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा ग्रो हुई हैं एसेट्स के मुकाबले में। ठीक है, तो ये एक है। खैर इसको कैलकुलेट और भी मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, इसलिए मैंने आपको भी ये बता दिया। ये सिंपल मैथ्स है। तो आगे इसमें जो मेन तीसरी चीज होती है वो हमारी होती है करंट रेशो। करंट रेशो क्या होता है? आपकी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को डिवाइड करते हैं। और अगर मैं आपको सिंपल सिंपल एक एक एग्जांपल से सिखाऊं, तो अगर आप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को डिवाइड करते हैं, लेट्स से कि आपकी कंपनी पे 11 मिलियन के एसेट्स हैं और 12 या 11 मिलियन का ही लोन है। इसका मतलब कि इसकी जो रेशो निकल के आएगी वो 1 निकल के आएगी। इसको डिवाइड करेंगे 1 निकल के आएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी के एसेट्स 11 मिलियन है लेकिन आपकी कंपनी की लाइबिलिटीज 12 मिलियन है, जो करंट लाइबिलिटीज हैं जो एक साल के अंदर अंदर अदा करनी होती हैं, तो करंट एसेट्स आपको देखने से भी पता लग रहा है कम है, और करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं जो देखने से भी पता लग रहा है। इसकी रेशियो भी अगर निकाल लें तो ये आपको पता है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो ये 0 पॉइंट समथिंग में आपके पास रेशो निकल के आएगी, जो कि एग्जैक्ट 0.91 बनता है। तो अगर तो आपकी रेशो, जो जिसको ये रेशो निकाली हमने, ये 1 से कम है, ये 1 से कम है, तो वो एक अच्छी कंसीडर नहीं की जाती। और अगर 1 से ज़्यादा है, और मैं अच्छा से इसको समझता हूँ, वो 1.234 इससे ज़्यादा होनी चाहिए।
वो एक अच्छी होती है। या एटलीस्ट ब्रेक इवन पे भी है तो भी ये हमें पता होता है कि चलें अगर सारी लाइबिलिटीज एक साल के अंदर अंदर अदा भी करनी पड़ जाए तो कंपनी अपने करंट एसेट्स में से ही उसको अदा कर सकती है, रादर देन सेलिंग देयर नॉन करंट एसेट्स या प्रॉपर्टी या लाइबिलिटी, प्रॉपर्टी और एसेट्स और बाकी जो प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो ना बेचना पड़े। अब इसके बाद यहाँ पर भी अगर हम देखें तो करंट एसेट्स इस साल के बस कैलकुलेट करते हैं, पिछले साल के आप खुद ही कर लें कैलकुलेट। इस साल के करंट एसेट्स, सॉरी करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। करंट एसेट्स जो हैं आपके इस साल के, यहाँ पर 139 वाला फिगर बस लिख लेंगे, और जो आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं इस साल की वो आपके पास जनाब तकरीबन 89 है। तो 89 और 139 को अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास जो फिगर निकल के आती है वो आती है 1.56। इसका मतलब ये है कि आपकी 1 से ज़्यादा है फिगर। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा हैं, करंट एसेट्स, और लाइबिलिटीज़ कम है। अब ये इसको ज़रूरत भी नहीं है करने की, वैसे आप सिंपल सिंपल देख के पता लगा सकते हैं कि इसकी रेशियो 1 से ज़्यादा ही आएगी। तो अगर 1 से ज़्यादा है तो एक अच्छी प्लस पॉइंट होता है। अब आप इस कंपनी में मज़ीद एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत बेहतर है, और ये कंपनी लिक्विडेट, अगर इसको सारे शॉर्ट टर्म लोन्स भी अदा करने पड़ जाए तो ये कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी पूरी, और ये अपने करंट एसेट्स में से ही वो लोन अदा कर जाएगी, और फिर भी इसके पास करंट एसेट्स के वैल्यू कुछ ना कुछ बच जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पर सारा सिचुएशन है। इसी तरह कोहिनूर एनर्जी का अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें सिंपल सिंपल पता लग रहा है कि आपके पास करंट एसेट्स भी कम हो रहे हैं, आपके पास नॉन करंट एसेट्स भी एक जगह पे स्टेबल हैं, और करंट एसेट्स तो कम हो ही रहे हैं, और जो है करंट लाइबिलिटीज़ भी कम हो रही हैं। इसके बाद हमारे पास जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। तो ये एक मतलब बेसिक स्क्रीनर के तौर पे भी एक्ट कर सकता है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आगे मज़ीद यहाँ पर ये बस दिखाने का मकसद ये था कि एक बेसिक स्क्रीन के तौर पे भी आप ये काम कर सकते हैं कि जिस कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में उस कंपनी के करंट एसेट्स ही कम होते जा रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें इस कंपनी के करंट एसेट्स ज़्यादा होते जा रहे थे लेकिन इस कंपनी के कम होते जा रहे हैं, और उस पर लाइबिलिटी ज़्यादा होती जा रही हैं, तो आप उस कंपनी को पहले ही क्रॉस कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डालने से पहले ही, कह सकते हैं कि ये हमें हमारी स्क्रीनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं की। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो बस शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। कमेंट में अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में या पीएनएल स्टेटमेंट के बारे में भी सीखना है तो कमेंट्स में बताएं, मैं उसमें भी इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें। डिस्क्रिप्शन में 2 फ्री ग्रुप्स के लिंक मौजूद हैं, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। प्रीमियम ग्रुप के लिए भी ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके। नेक्स्ट टाइम के भाई को इजाज़त दीजिए, तो मैं याद रखें। अल्लाह हाफिज़।